गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लास्ट टॉपिक, लास्ट कंसेप्ट, गॉस लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। हमारी सारी मेहनत को बहुत आसान बना दिया है गॉस लॉ ने। देखते हैं क्या है गॉस लॉ। देखो, गॉस लॉ को समझने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो नहीं देखी पहले उसे जाके देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझो, फिर हम गॉस लॉ को समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस चैप्टर में से जो मेनली अगर अपन बोर्ड की बात करें तो डेरिवेशंस आते हैं। तो एक डेरिवेशन तो डाइपोल से रिलेटेड है, जो हमने 3 डेरिवेशन देखे हैं, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, वो भी हम अभी देखेंगे, और एक है गॉस लॉ वाले। गॉस लॉ के भी 3-4 तरह के डेरिवेशन देखेंगे हम। बहुत इजी डेरिवेशन है। गॉस लॉ अगर समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? सर, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस का होता है। जैसे सपोज करो ये सरफेस है और इसके अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया Q, इसकी इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया इंटू कॉस थीटा, या फिर अपन बात करें E.S। तो सर, यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी तो उसका डॉट प्रोडक्ट करा देंगे इस स्फीयर के सरफेस एरिया से, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सरफेस इतना स्मूथ ना हो के, जैसे स्फीयर का तो तुम्हें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाता है 4πr²। अब इतना स्मूथ ना हो के सरफेस हो जाता है ऐसा, जैसे Q चार्ज अंदर रखा हुआ है और सरफेस ऐसा सरफेस है। अब इसका फ्लक्स निकालो। इसका फ्लक्स हम नहीं निकाल सकते। ये 3D सरफेस है, उस तरह का 3D, 2D नहीं है, ठीक है ना, 3D सरफेस है। अब इसकी वजह से अपन को फ्लक्स निकालना है, तो सर कैसे निकालें? क्यों दिक्कत क्यों है? क्योंकि देखो, इसका एरिया अपन को नहीं पता है। दूसरी बात, सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, हर पॉइंट की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फ्लक्स कैसे निकालें? तो जब भी वेरिएबल आता है तो फिर किसकी शरण में जाते हैं? इंटीग्रेशन की। कि सर एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं यहाँ पे ऐसा, इसकी वजह से इधर ले लेता हूँ मैं कॉर्नर पे, इसकी वजह से फ्लक्स निकालने। इस सरफेस को एरिया बोल दिया मैंने DS। क्या बोल दिया? DS। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर इसे बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी बाहर की तरफ। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना होकर ये कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल हो गया थीटा। तो अपना जो छोटा सा फ्लक्स आएगा d फाई इस एरिया का, वो कितना आ जाएगा बच्चों? सर E/ds cos थीटा। E/ds cos थीटा, या फिर मैं बोलूँ E.ds। तो ये तो आया छोटा सा फ्लक्स। ऐसे ही सर सारे अलग अलग सरफेस के अपन को फ्लक्स निकालने पड़ेंगे छोटे छोटे, और उन सबको ऐड कर देना होगा। तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। बात समझ में आई? नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। तो बच्चों वाली बातें हमने लास्ट लेक्चर्स तक कर ली कि फ्लक्स हो जाता है E.S। लेकिन अब हम जनरल बात करेंगे। जनरल बात क्या कि भाई कैसा भी सरफेस हो जाए। अभी तक हमने कैसे सरफेस ली जिनके एरिया हमें पता था, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर। लेकिन गॉस लॉ की मदद से हम ऐसे सरफेसेस का फ्लक्स भी निकाल सकते हैं जिनका हमें एरिया नहीं पता। तो क्या सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? नहीं, ये इंटीग्रेशन से ही बचाया है हमें गॉस लॉ ने। हम देखते हैं, पहले इसे नोट कर लो कि नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ठीक है। अब देखो, चलो पहले नोट कर लो फिर आगे बात करेंगे। तो अब से जो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला हमें याद रखना है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। चलो अब मैं आता हूँ गॉस लॉ पे। देखो गॉस लॉ ने क्या बोला बच्चों, समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। गॉस लॉ ने बोला कि भाई अगर तुम्हें इस तरह के सरफेस का नेट फ्लक्स निकालना है तो वो कितना आएगा? हमने बोला कि गॉस भैया वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। तो गॉस ने बोला कि फिर तुम्हें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम बोले हाँ भैया करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उसने बोला ऑप्शन है,
मैं देता हूं तुम्हें ऑप्शन। उसने बोला कि अगर तुम्हें कोई भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है, क्या कंडीशन दी उसने पहली, क्लोज्ड सरफेस। अगर तुम्हें कोई से भी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब, क्लोज सरफेस का मतलब है जो कि हर तरफ से क्लोज्ड है, जैसे ये इंक की बॉटल, ठीक है, जैसे एक बॉक्स वो भी क्लोज्ड है। सर अगर बॉक्स का ऊपर से ढक्कन खोल दें तो क्लोज नहीं रहा वो, ठीक है ना। क्लोज सरफेस हमेशा 3D रहते हैं, 3D। अगर मैं हाथ की बोलूं ये क्लोज सरफेस नहीं है, ठीक है। जैसे बॉल, बॉल क्या है, क्लोज सरफेस। अगर मैं कटोरी को बोलूं, कटोरी, बाउल, बाउल क्लोज सरफेस नहीं है, वो ओपन सरफेस है। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई है। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, गॉस ने बोला कि भाई अगर तुम्हें क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लोगों ने पूछा क्लोज सरफेस कौन सा, गॉस ने बोला सिंपल सी बात, जिसमें तुम पानी भरो और पानी ना ढुले वो है क्लोज सरफेस, ठीक है, जिसके अंदर पानी हम भर सकते हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी भरते जाएंगे पानी ढुल जाएगा, वो ओपन सरफेस है। लेकिन ग्लास के ऊपर एक ढक्कन लगा दो, जैसे बॉटल है, बॉटल क्या है, बॉटल है क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस समझ में आया, ठीक है। तो गॉस ने बोला अगर तुम्हें किसी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालते ही हम किसी एरिया का है, किसी सरफेस का है, तो गॉस ने बोला अगर तुम्हें किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है बच्चों, तो तुम एक काम करना, बस ये देख लो कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। उसने क्या बोला कि अगर तुम्हें किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो फिर तुम देख लो कि उसके अंदर कितना चार्ज है। इसके अंदर तो क्यू चार्ज है, तो उसने बोला कि हाँ, तो ऐसे फ्लक्स निकालने के बजाय फ्लक्स हो जाएगा अंदर का चार्ज कितना है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है कि तुम इतनी मेहनत करो ही मत, इतना इंटीग्रेशन मत करो, तुम बस ये देख लो अंदर कितना चार्ज है, उसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, उतना ही फ्लक्स आएगा। यही है गॉस लॉ। कितना आसान काम कर दिया कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है उसके अंदर जाके देख लो, अच्छा इतना चार्ज है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ds कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई, ठीक है। क्या किया गॉस लॉ ने कि सर नेट फ्लक्स किसका, क्लोज्ड सरफेस। सर ये इंटीग्रेशन के पास गोला क्यों लगाया है, गोला दिखा रहा है, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हम तो ऐसे इंटीग्रेशन बनाते हैं, फिर ये क्या बना दिया, तो ये हम क्लोज्ड सरफेस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी चार्ज है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ। तो इसे लिखते हैं, गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को लिखते हैं हम। अभी एग्जाम्पल दूंगा और अच्छे समझ में आएगा, प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। हालांकि प्रूफ इतना अच्छा नहीं बोलेंगे हम उसे, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है तो हम देखेंगे। देखो गॉस लॉ का स्टेटमेंट, कोई भी क्लोज्ड सरफेस ले लें हम, क्या ले लें, क्लोज्ड सरफेस, और उसके अंदर चार्ज है Q इन, ठीक है। तो गॉस ने ऐसा बोला कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज enclosed by the surface। चलो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी सरफेस का नेट फ्लक्स निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, सर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds के बराबर। लेकिन गॉस ने डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो नेट फ्लक्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, उसके अंदर जितना चार्ज है इंटू 1 by एप्सिलॉन नॉट। 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, देखो ऐसे 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनसाइड वाला चार्ज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। समझ में आया, ठीक है। डायरेक्ट निकाल देंगे, अगर क्लोज्ड सरफेस का निकालना है तो अंदर का चार्ज निकाला डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात, ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ तुम्हें समझ में आया होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है, क्या करेंगे, उसके अंदर कितना चार्ज है उसे निकाल लो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया उसका
फ्लक्स। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि कहां से आ गया ये पूछा जाता है बहुत बार बच्चों। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ से गॉस लॉ डिराइव हुआ है। बेसिकली हम बोलें एक तरीके से तो कूलोम्स लॉ की ही एक चेंज्ड फॉर्म है गॉस लॉ। सर कैसे? देखो, सपोज करो मैं एक चार्ज रखता हूं Q और इसी को सेंटर मान के एक स्फेयर बनाता हूं। क्या बनाता हूं बच्चों? स्फेयर। सर्कल नहीं बना रहा हूं, स्फेयर बना रहा हूं 3D। ठीक है, स्फेयर है पूरा। अब मुझे निकालना है नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। ठीक है, और गॉस लॉ हमने लगाएंगे, हम तरीके से निकालेंगे फ्लक्स से जैसे पहले हम निकालते थे। सर नेट फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब सर अगर कोई भी एक, इसे सेंटर पर रख लेते हैं, कोई भी एक अपन छोटा सा एलिमेंट लें, इसका फ्लक्स निकालें तो वो कितना आएगा भाई? जैसे इसका मैंने मान लिया एरिया ds, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर? परपेंडिकुलर। और ये सेंटर पे है तो ये भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं ds को, ये बात समझ में आई? हमने ये बात देखी कि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करती है वो सर्कल के या स्फीयर के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ध्यान रखना है बात, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करती है वो स्फीयर के परपेंडिकुलर रहती है। तो ds की डायरेक्शन भी यही, e की भी यही। अगर मैं यहाँ ds ले लूँ तो सर ds की डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर और e भी सेंटर से निकलेगा तो e की डायरेक्शन भी यही परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि e और ds एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया? 0। हमेशा कहीं से कोई सा भी हम एरिया का एलिमेंट ले लें, छोटो एरिया ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी क्योंकि वो सेंटर से जा रही है और एरिया तो परपेंडिकुलर रहता ही है। तो ई और ds के बीच में एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये हो जाएगा ई ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया अपना ई ds। अच्छा, अब सर इसके हर पॉइंट पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी आती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? गॉस लॉ से हम बोल सकते हैं KQ/R²। कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर r डिस्टेंस पर निकालनी है तो KQ/R²। अब जैसे ये अपना स्फेयर है, ये अपना स्फेयर है, तो कोई सा भी इसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी है? कैपिटल R। ठीक है, अब मैं कोई सा भी पॉइंट लूँ सरफेस पे, उसकी डिस्टेंस इससे कितनी रहेगी? R कितनी रहेगी? रेडियस इतनी तो रहेगी। सर यहाँ ले लो R, यहाँ ले लो R, यहाँ ले लो R, ऊपर ले लो। सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी रहेगी? R रहेगी। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे कितनी आएगी? KQ/R²। ऐसे थोड़ा ना है कि यहाँ पे अलग आएगी, यहाँ पे अलग आएगी। तो हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी KQ/R² आई तो ये तो कांस्टेंट हो गया। सर K कांस्टेंट, Q की वैल्यू कांस्टेंट, Q की वैल्यू कांस्टेंट, R रेडियस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो फ्लक्स आ गया अपना KQ/R² इंटू ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा, सरफेस एरिया। कि सर इन सब एरिया, छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। छोटे छोटे सारे एरिया को जोड़ दिया तो पूरा का पूरा सरफेस एरिया आ गया। तो नेट फ्लक्स आ गया अपना K की वैल्यू रख देते हैं अपन 1/4πε0 Q/R² और ds का इंटीग्रेशन s। और s की वैल्यू कितनी है बच्चों? s की वैल्यू है 4πr²। इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाता है? 4πr²। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा सर? 1/4πε0 इंटू Q/R² इंटू कितनी वैल्यू है? 4πr²। अब देखो R² से R² कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया,
तो नेट फ्लक्स आया कितना सर? नेट फ्लक्स आया अपना Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ था कि किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो डायरेक्ट इतनी मेहनत करने की बजाय उसके अंदर देख लो कितना चार्ज है, Q है, उसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, उसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो ये नेट फ्लक्स आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसे, पर हमें प्रूव करना था इसलिए हमने ऐसे करा। बात समझ में आई? गॉस लॉ प्रूव हो गया अपना कि भाई नेट फ्लक्स तुमने ऐसे निकाला तो भी इतना ही आया, गॉस ने बोला डायरेक्ट निकालो, अंदर देखो कितना चार्ज है Q, उसे डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, वही नेट फ्लक्स आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। कैसे किया हमने सर? E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करा, थीटा कितना आ गया अपना? थीटा आ गया अपना 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिधर डी एस है उधर ही E है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर रहेगी। थीटा 0 हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी हर पॉइंट पे कांस्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, तो KQ बाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन है, एस की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर रखी, आ गया अपना। तो ये हो गया गॉस लॉ का डेरिवेशन फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यही पूछा जाता है कि डिराइव गॉस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, तो ये हमने कर दिया। हालांकि ये इतना अच्छा डेरिवेशन नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी कंडीशन मानी है। हमने इसको स्फेयर माना है, आड़ा टेढ़ा सरफेस नहीं माना। दूसरी बात, हमने सेंटर पे चार्ज रखा है। अगर तुम सेंटर की बजाय इधर उधर भी चार्ज रख देते ना कहीं भी अंदर Q, तो भी फ्लक्स ये ही रहता। ठीक है, तो बट हमारे कोर्स में यही प्रूफ है, इसलिए हम इससे काम चला लेंगे। इजी सा प्रूफ है, नोट कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, है ना। देखो ये नई चीज़ है, देखने में अलग अलग टाइप। 12th में क्या है कि 11th की फिजिक्स अपनी ऐसी थी जो सब कुछ नज़र आता था कि हाँ भाई गाड़ी चल रही है, कोई फिसल रहा है और ये सब चीज़ें। लेकिन 12th की फिजिक्स क्या है कि हमें नज़र नहीं आती, हमें विजुअलाइज करना है। तो नई नई चीज़ें लगेगी तो शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन एक बार तुम नाम सुन चुके होंगे, उन चीज़ों से कंफर्टेबल हो चुके होंगे, फिर तुम्हें बहुत ईजी लगेगी ये चीज़ें। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम्हें 11th से भी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी ये। तो शुरुआत में बहुत अच्छे से ध्यान दो, और फिर उन्हें जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उन्हें करके देखो, जो क्लास में करवा रहा हूँ उन्हें घर पे दोबारा करके देखो, तो चीज़ें बहुत इजी लगने लग जाएंगी। ठीक है, गॉस लॉ बहुत इजी है, समझो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट depend on its shape and size. But only depends on charge placed inside it. सर इस बात से क्या अभिप्राय है? इस बात से क्या मतलब है भाई? फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज। कोई भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है ना, वो उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, बस किस पे डिपेंड करेगा कि अंदर कितना चार्ज है। सर मतलब देखो, मतलब समझो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि अंदर चार्ज है अपना 2Q, ठीक है ना, अंदर चार्ज है अपना 2Q, और ये मैंने एक सरफेस ले लिया S1। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बेटा S1 का फ्लक्स निकालो, S1 का फ्लक्स निकालो, कितना आएगा? सर अंदर चार्ज कितना है? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये S1 का फ्लक्स है। अब सपोज करो मैंने एक दूसरा सरफेस लिया इससे भी बड़ा स्फेयर, ये है S2। मैं तुमसे पूछता हूँ कि S2 का फ्लक्स निकालो। सर S2 का फ्लक्स निकालेंगे, अंदर कितना चार्ज है? 2Q, तो 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि साइज बढ़ गई, एरिया बढ़ गया,
लेकिन फ्लक्स अभी भी उतना ही है। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज। ये तो मैंने साइज का एग्जांपल दिया, ये देखो इसकी तो साइज बड़ी है तो मैं लगेगा यार इसका फ्लक्स तो ज़्यादा होगा, नहीं, क्लोज सरफेस का फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बात? ठीक है ना, नोट करो इसे, फिर शेप वाला भी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ सारा खेल क्लोज सरफेस का है बच्चों। अगर सरफेस क्लोज नहीं रहेगा तो हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं, सरफेस हमेशा क्लोज रहना चाहिए तभी हम गॉस लॉ लगा पाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमने गॉस लॉ की इक्वेशन लिखी है ना कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वहाँ पे ये बता दो कि ये इसका मतलब है क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू इन बता दो, क्यू इन क्या है? नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। जहाँ हमने गॉस लॉ की डेफिनेशन लिखी है ना, स्टेटमेंट लिखा है, वहाँ पे ये चीज़ बता दो कि ये क्लोज सरफेस है और ये नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने वापस से एक स्फेयर लिया बच्चों, एक स्फेयर लिया और इसके बीच में क्यू, बीच में नहीं कहीं और रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने चार्ज क्यू। ऐसे ही एक क्यूबॉइड लिया और इसके अंदर मैंने रख दिया चार्ज क्यू, कहीं पे भी, बीच में रखना जरूरी नहीं है, कहीं भी अंदर मैंने चार्ज क्यू रख दिया। एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर भी क्लोज्ड है बच्चों, है ना, ओपन नहीं है, पाइप नहीं है, दोनों तरफ से पैक्ड है, और यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यू। इसे मैंने बोल दिया S1, इसे बोल दिया S2, इसे बोल दिया S3। फ्लक्स निकालो। फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अच्छा क्लोज सरफेस है, सीधे गॉस लो, φ1 इज इक्वल टू कितना अंदर चार्ज है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना अंदर चार्ज है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सरफेस कैसे भी शेप का हो, फ्लक्स केवल काय पे डिपेंड कर रहा है? अंदर कितना चार्ज है। बात समझ में आ रही है? सरफेस का शेप कैसा भी हो, साइज कैसा भी हो, उससे फ्लक्स को लेना देना नहीं है क्लोज सरफेस में। बस किससे लेना देना है कि अंदर कितना चार्ज है, केवल उस चीज़ से। समझ में आया? नोट करो एग्जांपल। तीनों का फ्लक्स सेम आएगा, तीनों का फ्लक्स सेम आएगा क्योंकि तीनों के अंदर नेट चार्ज सेम था। इसके अंदर भी क्यू, इसके अंदर भी क्यू, इसके अंदर भी क्यू। चलो नोट करो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, यही तुम्हारे गॉस लॉ के जो कंसेप्ट हैं उन्हें सही करेंगे। ठीक है ना, इन्हीं से क्लियर होंगे। हम ये सोचे कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लिया और फॉर्मूला याद रख लिया, काम बन गया, नहीं बनेगा। ठीक है, इनसे सारा गॉस लॉ का कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। ये है क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया मैंने एक क्यूब। ठीक है, सवाल है फाइंड नेट थ्रू क्यूब, फाइंड नेट थ्रू दिस सरफेस, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस का फ्लक्स निकालो भाई। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस।
तो अब पहले वाले तरीके से निकालना है डायरेक्ट कि सर नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना होगा, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर 0 है, बाहर वाले चार्ज का कुछ भी लेना देना नहीं है फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस में। हम इसीलिए क्यू इन लिखते हैं, केवल इसके अंदर कितना चार्ज है उससे लेना देना है, बाहर वाले चार्ज का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, अंदर कितना चार्ज है 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना हो जाएगा नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, बाहर के चार्ज का कुछ भी रोल नहीं होता है। इसीलिए याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने तुम्हें सवाल कराया था कि एक क्यूब है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका नेट फ्लक्स निकालो। नेट फ्लक्स कितना आया था सर, सरफेस का निकाल लिया और कितना आया 0। एक सिलेंडर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका कितना आया था 0, क्योंकि उसके अंदर चार्ज 0 था। जितनी फील्ड एंटर कर रही है उतना ही एग्जिट कर जा रही है। बात समझ में आ रही है कि जितनी फ्लक्स या फील्ड एंटर हुई उतनी ही बाहर चली गई, तो सरफेस का तो कुछ रोल ही नहीं हुआ, सरफेस का नेट फ्लक्स 0। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ चार्ज होता, अगर इसके अंदर कुछ चार्ज होता तो सर उस चार्ज से तो बस बाहर निकलती, हर जगह से बाहर निकलती, तो फिर कुछ ना कुछ फ्लक्स आता। बाहर के चार्ज की वजह से क्या हुआ बच्चों कि जितना फ्लक्स एंटर हुआ उतना ही एग्जिट हो गया। तो सर एंटर और एग्जिट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये फ़र्क पड़ रहा है, देखो समझो इस चीज़ को। सर अगर फ्लक्स यहाँ से फील्ड एंटर कर रही है तो यहाँ अपना सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरफ, तो इस सरफेस का फ्लक्स आएगा नेगेटिव, और उतनी ही लाइंस इधर से बाहर निकल गई, तो इस बार फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सरफेस एरिया भी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स था उतना ही पॉजिटिव हो गया, जितना नेगेटिव फ्लक्स था उतना ही पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स 0। यही तो हो रहा था कि इसका जितना आ रहा था उसी का माइनस में इसका आ रहा था, तो नेट फ्लक्स आ गया 0। लेकिन अंदर अगर चार्ज होता बच्चों, अंदर अगर चार्ज होता तो हर बार फील्ड किधर जा रही है, बाहर, तो फ्लक्स पॉजिटिव आता। अगर नेगेटिव आता, नेगेटिव चार्ज रखते तो नेगेटिव आता, लेकिन 0 नहीं आता। बाहर के फ्लक्स में क्या हुआ कि जितना आ रहा था उतना ही चला गया, तो जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव, इसलिए नेट फ्लक्स 0। इसीलिए बाहर के चार्ज का नेट फ्लक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। एग्जाम्पल 4, बाहर है Q1, ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना, क्लोज्ड सरफेस, अंदर है Q2 और Q3। तो फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, निकालो भाई कितना होगा। सर अंदर नेट चार्ज कितना है, Q इन है अपना Q2 प्लस Q3। साइन के साथ रखना है चार्ज को, किसके साथ रखना है, साइन के साथ, ठीक है। पुट चार्ज विद साइन। जब भी स्केलर क्वांटिटी निकालनी है, फ्लक्स का स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज को विदाउट साइन रखो। समझ में आई बात, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी जब भी निकालेंगे तो साइन के साथ रखो, वेक्टर निकालनी है तो विदाउट साइन रखो। तो Q2 प्लस Q3, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपना नेट फ्लक्स। बाहर के चार्ज का कुछ भी रोल नहीं है, सारा रोल किसका है, अंदर के चार्ज का। नोट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो एग्जाम्पल 5, इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया, क्या रख दिया, डाइपोल, -Q प्लस Q, डाइपोल रख दिया, और इस सरफेस का नाम दे दिया S1। तो फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू S1, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू S1, निकालो।
सर नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, नेट चार्ज इनसाइड कितना होगा सर, Q माइनस Q यानी कि 0। डाइपोल है जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज अंदर कितना है 0, इसका मतलब नेट फ्लक्स भी कितना हो जाएगा Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0 बाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0। समझ में आई बात, समझ में आया, ठीक है। तो आई होप गॉस लॉ तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास टाइम है क्या, नहीं आज इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। कल थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करेंगे गॉस लॉ पे, और गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जो हम कूलॉम्स लॉ से निकाल नहीं पाते थे या बहुत मुश्किल से निकाल पाते थे, उन्हें हम गॉस लॉ से बहुत ईजिली निकाल लेंगे। तो उसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो बाय।